Welcome friends to Home Study Point with chapter Friendlyism. Federalism and its key features. Part 1. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम स्टडी पॉइंट बाय योगेश सर। और हम योगेश कुमार सिन्हा और आज हम क्लास 10 के फेडरलिज्म चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि आखिर फेडरलिज्म है क्या। इंडियन सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेसन 2। और इसमें जानेंगे फेडरलिज्म को हम लोग हिंदी में संघवाद बोलते हैं। और फेडरलिज्म होता क्या है कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो वेरियस यूनिट के बारे में हमने शुरू से देखा हुआ कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट है, यह स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो इसी तरह से जो है इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर एंड देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंस्टिट्यूएंट यूनिट के पावर को शेयर किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन विच मान ले आपको पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। उसके अलावा आपको पावर ग्रुप, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है सोशल ग्रुप में, इंटरेस्ट ग्रुप में, पॉलिटिकल पार्टीज में, और डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप में जो पावर शेयर किया था। तो ये फेडरलिज्म का ही एक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक है कि पावर को बांटा जाता है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ये से लेके कई अन्य यूनिट्स में। अब हम बात करते हैं टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इट्स डिवाइडेड टू टू पार्ट। दस यूनिटरी गवर्नमेंट से एकात्मक बोलते हैं सरकार, और दूसरा हो गया फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार। यूनिटरी गवर्नमेंट के कुछ खास लक्षण होते हैं। इसमें जो होता है देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का सिर्फ एक ही जो स्तर होता है और वही ज़्यादा पावरफुल होता है, और अन्य जो सब यूनिट्स होते हैं वह उनके सबऑर्डिनेट की तरह होते हैं, अधीनस्थ के रूप में होते हैं। यानी कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है और नीचे कोई रीजनल गवर्नमेंट है भी, तो वह उसके अधीनस्थ के रूप में होता है, और ऊपर वाला जो गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऑर्डर पास करता है टू द लोअर यूनिट, दैट्स सबऑर्डिनेट यूनिट। तो ये सिस्टम आपको यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है अपने अधीनस्थ को, जो भी उसका नीचे रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए जाए। अब हम फेडरल यूनिट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट जो ऐसा गवर्नमेंट होता है, इट कैन नॉट पास ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की शक्तियां होती है। जैसे हम कंपेयर करें इंडिया की और बिहार गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर अपना खुद का है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर है, जिसमें कि वह कुछ कानून बना सकते हैं, टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह का जो बिहार गवर्नमेंट को भी है, यानी कि बिहार गवर्नमेंट मान लिया इसको स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सो रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा संवैधानिक रूप से किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया। यह फेडरल गवर्नमेंट का लक्षण है। अब बोथ ऑफ दिस गवर्नमेंट हैव सेपरेट पावर, उन दोनों की अपनी शक्तियां होती है और दोनों ही जनता के प्रति सेपरेटली इंसरेबल होते हैं। वो लोग पृथक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के प्रति उत्तरदायी हुआ। यह फेडरल गवर्नमेंट का लक्षण है। अब हम डिफरेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म अगर हम देखें तो पहला फीचर है कि इसमें टू और मोर लेयर ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर मान लीजिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की बात करें और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, या तो एक ये कि दो से ज़्यादा जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ, तो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट का एक खास फीचर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, और फिर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टेट में जितने भी स्टेट्स आते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं, सेंटर के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं सेम सिटीजन आर गवर्न्ड बाय द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी पावर जो है तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होता है। अब हम बात करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑथोरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ अ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ये संविधान जो है तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शक्तियों को इस हिसाब से बांटा है कि
चेक एंड बैलेंस पे है कि वो एक दूसरे की शक्तियाँ छीन नहीं सकती है, और साथ ही यह जो है संविधान के द्वारा गारंटेड है कि शक्तियाँ जो भी दी गई है। अब है एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट यूनिलेटरली चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट। संविधान का जो फंडामेंटल प्रोविजन है यानी कि मूलभूत जो प्रावधान है, जैसे कि मूलभूत इकाई, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गए, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन करना हो, तो ये फंडामेंटल जो प्रोविजन है उसमें सरकार जो है यूनिलैटरली डिसीजन यानी एक पक्षीय डिसीजन ले सकती है या अपना एक सिंगल डिसीजन ले सकती है। उसके लिए उसको कंसेंट लेना पड़ता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट से भी ऑर्डर लेगी, उनकी भी सहमति लेगी, तब जाके संविधान में संशोधन कर सकती है। यह एक फंडामेंटल प्रोविजन जो है वह जरूरी है स्टेट को आपको चलाने के लिए, और साथ ही एक फेडरलिज्म ये फीचर भी है कि इस तरह की चीज़ को सही किया जा सके। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह स्टेट गवर्नमेंट जो है को ऑर्डर यहाँ पे हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट इवन सेटल डिस्प्यूट अराइजेस डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या कोर्ट जो है कैसी संस्था है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या जो ऐसी कैसी संस्था है, खास करके सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट बोला गया है। यह संविधान को इंटरप्रेट करने का जो व्याख्या करने का सबसे बड़ा अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के है, क्योंकि संविधान जो है वो क्लिष्ट लैंग्वेज, बहुत ही टफ लैंग्वेज में है, जिसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसके इम्प्लिसिट मीनिंग को बता सकता है। और अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ, जो झगड़ा या विवाद होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही हल करती है और हाई कोर्ट ही हल करता है। अब चाहे नदी संबंधी जो है उसका विवाद, नदी का बंटवारा का विवाद, या किसी प्रकार के रिसोर्सेज को लेकर विवाद राज्यों के बीच हो जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट का विवाद होता है, जैसे आप सुनते हैं कि जैसे भारत बनाम बिहार राज्य संघ, इस तरह से जो आपको बंटवारा होता है, तो उस तरीके से हम जान सकते हैं। अब द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब जो रिसोर्सेज होता है, जो रेवेन्यू होता है, यानी कर जो संग्रहण किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वो भी बांटा गया है संवैधानिक रूप से। संविधान से खुद बांट रखा है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल लेगी, कौन सा, जैसे आयकर हो गया वो सेंट्रल कलेक्ट करती है, कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल कलेक्ट करती है, अगर हम टोल टैक्स बोलें तो वह स्टेट गवर्नमेंट लेती है, एक्साइज टैक्स वह स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इस तरह से सारे टैक्सेस बटे हुए हैं को कौन सा यूनिट कौन सा टैक्स लेगा। उसके बाद साथ ही फेडरल सिस्टम सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब फेडरल सिस्टम जो है वह क्या करता है, यूनिटी को बढ़ाता है और आपको देश की एकता को बनाए रखता है। अब देश की एकता को बनाता है, साथ ही आपको एकता को सुरक्षित भी रखता है। यह जो है आपको फेडरल गवर्नमेंट का ही एक खास लक्षण है। साथ ही जितने भी डाइवर्सिटी होता है, रीजनल डाइवर्सिटी, तो उसको एकोमोडेट करता है, उसको एडजस्ट करता है। यह भी फेडरल गवर्नमेंट का खासियत, क्योंकि टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट या मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो आपस में एडजस्ट करना, एकोमोडेशन करने का एक जो खासियत होता है वह फेडरल गवर्नमेंट में ही होता है। तो अभी तक जो है मैं आपको पार्लियामेंट्री जो यूनिट्स है उसके बारे में, जो हम फेडरल गवर्नमेंट जो बता रहे हैं, उसमें हमने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया, जैसे फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, उसके फेडरल गवर्नमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। यस, जितने भी टॉपिक्स हैं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको माइन्यूटली पढ़ना है, और ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और बिटवीन द लाइन इसको समझा जाए, इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, और फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन और इवन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको